फोटोसिंथेसिस जो है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर होती है और आप जानते हैं कि थाइलेकोइड जो है क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और जैसे किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से थाइलेकोइड की भी मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर की बनी होगी और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आउटसाइड स्टोमा होगा और थाइलेकोइड एक स्पेस को इनक्लोज करता है जिसको कहते हैं थाइलेकोइड स्पेस और थाइलेकोइड ल्यूमेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सभी कॉम्प्लेक्सेस और कैरियर्स होते हैं उसी तरह से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर भी उसी तरह से कॉम्प्लेक्सेस और कैरियर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। ये देखिए एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इसमें ये फोटोसिस्टम 2 है, ये प्लास्टोक्यूनोन है, ये कैरियर है, ये B6F कॉम्प्लेक्स है, ये एक इनर साइड में मतलब ल्यूमेन साइड में एक प्लास्टोसाइनिन है और यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 है, यहाँ पर फेराडॉक्सिन है, ये मैट्रिक्स साइड में ये स्टोमा साइड में सिचुएटेड है मेम्ब्रेन के साथ और यहाँ पर एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज जो रिडक्शन कॉज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स उसको देगी NADP+ को, तो इसको रिड्यूस करेगी। और यहाँ पर एक देखिए ATP सिंथेज है, ये ATP सिंथेज जो कि जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने पढ़ा होगा कि ये ATP की सिंथेसिस करता है, उसी तरह से ये ATP सिंथेज जो है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में भी ATP की सिंथेसिस करता है। तो सबसे पहले हम इस फोटोसिंथेसिस को जानेंगे कि कितने स्टेजेस में होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो 3 स्टेजेस में होती है। इसका पहला स्टेज होता है लाइट कैप्चरिंग। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स जो हैं सनलाइट को कैप्चर करती हैं और लाइट्स जो हैं वो फोटॉन्स के रूप में आती हैं और फोटॉन्स जो हैं एनर्जी के पैकेट्स हैं, तो पैकेट फॉर्म में लाइट आती है और कैप्चर होती है। दूसरा इसमें होता है काम कि लाइट एनर्जी को यूज़ करके ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 स्टेप जो फोटोसिंथेसिस के हैं ये लाइट डिपेंडेंट हैं, मतलब लाइट रहेगी तो होगा और लाइट नहीं रहेगी तो ये दोनों स्टेप नहीं हो पाएंगे। जो थर्ड स्टेप है ये जो ATP और NADPH बना है अब इसका यूज़ होगा, इसका इस्तेमाल होगा और वो थर्ड स्टेप में इनको यूज़ करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है उसको उस कार्बन को फिक्स किया जाएगा। ये जो थर्ड स्टेप है ये लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप है, लाइट रहे या न रहे, लेकिन ATP और NADPH की सप्लाई जब तक बनी रहेगी तब तक ये थर्ड स्टेप चलेगा और जब इसकी सप्लाई नहीं रहेगी तब ये थर्ड स्टेप नहीं चलेगा। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट का रहना न रहना आवश्यक नहीं है। अब हम आपको फोटोसिंथेसिस को कई स्टेप्स में बताएंगे और ये हम आपको बताएंगे कि फोटोसिस्टम क्या है, फोटोसिस्टम के बाद बताएंगे कि पिगमेंट्स क्या हैं और इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है जिन्हें एंटनी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसा है, वाटर की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है और केमी ऑस्मोसिस कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फोटोसिस्टम्स, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम्स पाए जाते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर और ये जो होते हैं ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं और इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो फोटोसिस्टम एक तरह का नेटवर्क है जिसमें क्लोरोफिल ए, एसेसरी पिगमेंट्स, एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ये सब प्रोटीन मैट्रिक्स में के अंदर हैं और ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक फोटोसिस्टम में पिगमेंट्स पाए जाएंगे। ये देखिए एक फोटोसिस्टम है जिसमें ये पिगमेंट्स हैं और पिगमेंट्स में बताया कि क्लोरोफिल ए है जो कि इस फोटोसिस्टम में ये भी उसके नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन एंटनी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है। एंटनी कॉम्प्लेक्स जो है क्लोरोफिल बी, बच्चों क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल में फिल ए में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में CH3 ग्रुप है क्लोरोफिल ए में उसके पोरफायरिंग रिंग पर और दूसरे में CHO है। आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट शायद हो जाए। तो एक ग्रुप के डिफरेंस से क्लोरोफिल ए और बी जो है बन जाता है। तो क्लोरोफिल बी जो है वो एसेसरी पिगमेंट है, जैंथोफिल है, कैरोटीन है, ये सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं और ये एंटनी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं। और आपको पता है कि लाइट जो है फोटॉन्स के रूप में आती है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं फोटॉन्स और उन एनर्जी के पैकेट्स को ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं
वो कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद इन पिगमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा एनर्जाइज हो जाते हैं, और एनर्जाइज होते हैं तो जो एनर्जी वो गेन करते हैं वो एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल को वो ट्रांसफ़र करते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो एनर्जी को एक पिगमेंट से, देखिए ये फोटॉन आ रहा है, यहाँ से इसको आया, इससे यहाँ आया, इससे यहाँ आया, ये इसको ट्रांसफ़र किया, ये बाद में ये एक यहाँ पर रिएक्शन सेंटर होगा, उसमें आ जाएगा। तो ये जो एंटीनी कॉम्प्लेक्स है या एंटीना कॉम्प्लेक्स है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वो फोटॉन्स को कैप्चर करता है, एनर्जी गैदर करता है, और उस गैदर एनर्जी को वो फनल करता है, पूरे को बहुत से जगहों से लेके उसको कंसंट्रेट करता है। जैसे हम कभी लेंस का यूज़ करते हैं ना, लाइट को कंसंट्रेट करते हैं, तो पूरी बहुत सारी लाइट को वो एक बीम के रूप में कहीं हम डालते हैं तो वो चीज़ बर्न भी होने लगती। उसी तरह से ये पूरे फोटॉन्स की एनर्जी को कैच करके वो एक जगह फनल करता है, और वो कहाँ फनल करता है? रिएक्शन सेंटर में। तो रिएक्शन सेंटर भी फोटो सिस्टम का ही एक अंश है, उसी का एक स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, इसमें रिएक्शन सेंटर है, इसमें स्पेशल पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल के, और उसको कहेंगे क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। एक पाया जाएगा या एक से अधिक भी पाए जा सकते हैं। तो जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन से फनल होकर इस रिएक्शन सेंटर में आई, वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करेगी, बूस्ट करेगी। जब उसको बूस्ट करेगी तब वहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाएगा। तो देखिए इस रिएक्शन सेंटर है, यहाँ से रिएक्शन सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होके वो पीक पकड़ेगा, अपने एक्साइटमेंट के द्वारा वो पीक पकड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें हो जाएगी। ये डायग्राम सिर्फ आपको शो कर रहे हैं कि कैसे वो पीक पकड़ेगा। होगा तो सब इसी फोटो सिस्टम के अंदर ही। एक बात और कि जो फोटो सिस्टम ये 2 है, फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स ज़्यादा पाए जाएंगे। क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट है, इसकी मात्रा अधिक रहेगी, और फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल बी कम पाया जाएगा। तो दोनों फोटो सिस्टम्स का स्ट्रक्चर तो एक ही है, और दोनों में फोटॉन्स कैच होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। तो एक्साइटमेंट के बाद देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तब वहाँ पर इस रिएक्शन सेंटर में वो नेट पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे क्लोरोफिल ए में, और नेट पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होने के कारण वो वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को वो रिमूव करेंगे तो वाटर जो है स्प्लिट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल के मतलब है कि इसका वाटर का ऑक्सीडेशन होना। कहीं से भी जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ से ये स्प्लिट करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, स्प्लिट करेगा, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन में ये बंट जाएगा स्प्लिट होके। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिएक्शन सेंटर में फिर इन करेंगे, और ये फिर इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ये चेन देखिए पूरी बनी हुई है, तो उस चेन के थ्रू वो बिल्कुल एक्साइटेशन के पीक पर होंगे। ये है एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर, और ये जो रिएक्शन सेंटर है एक्चुअली ये तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में इंटरकैलेटेड है ये प्रोटीन। तो इसी में एक्साइटेशन होगा, इसी में एक्साइटेशन पीक आएगी, और फिर यहीं से ये पीक जो है डाउन जाएगी। तो देखिए ये एक्साइटेशन है, और एक्साइटेशन के बाद ये डाउन ट्रेंड लेगा। तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन वाटर से निकले हुए, अब वो तो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन अपना आगे बढ़ता ही रहेगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअस रिमूव करता रहेगा। तो ये देखिए यहाँ आ गया प्लेस्टोक्यूनोन में, जो कि एक मेम्ब्रेन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा। फिर B6F कॉम्प्लेक्स के पास आ गया, ये देखिए B6F कॉम्प्लेक्स है, ये पीक गई, पीक से डाउन ट्रेंड जा रहा है। फिर उसके बाद ये B6F के बाद एक PC कॉम्प्लेक्स होगा जिसको प्लेस्टोसाइनिन कहेंगे। ये एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये ल्यूमन साइड में या स्पेस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन की साइड, थाइलेक्वाइड के ल्यूमन साइड में या स्पेस साइड में ये सिचुएटेड है। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम 1 भी फोटॉन्स को कैच करेगा।
यहाँ पर भी वही फंक्शनिंग होगी। यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, फिर वो वाटर से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबको फ्लो कराता रहेगा। वह फोटो सिस्टम जो 1 है उसको पढ़ तो रहा है ये बाद में, लेकिन कहते हैं 1 क्यों? क्योंकि इसकी ये पहले डिस्कवर हुआ था। फोटो सिस्टम 2 जो है बाद में डिस्कवर हुआ, इसलिए इसको वो कहते हैं। फोटो सिस्टम 2 जो है वो जिस वेवलेंथ की लाइट को कैच करेगा उसकी वेवलेंथ होती है 680 nm, और फोटो सिस्टम 1 जो है जिस वेवलेंथ की लाइट को कैच करेगा वो होगी 700 nm की वेवलेंथ की लाइट। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये रेड लाइट को कैच करता है। इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 से फिर पीक लेगा। ये देखिए ये फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पर फिर एक्साइटमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी गैदर करेगा और उस गैदर एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन बूस्टअप होगा, एक्साइट होगा। बूस्टअप एक्साइटेशन के बाद जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सेंटर, ये मतलब इसी में ये शो किया जा रहा है, ये यहाँ पहुँचेगा तो फिर इसका डाउन ट्रेंड हो जाएगा। फिर इस इलेक्ट्रॉन का जो है एक्सेप्टर होगा वो फेरेडॉक्सिन होगा, जो कि ये देखिए फेरेडॉक्सिन है, ये स्टोमल साइड में है। आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में स्टोमा है और माइटोकॉन्ड्रिया में वही चीज़ मैट्रिक्स है। तो ये स्टोमा मेम्ब्रेन के बाहर का हिस्सा, और ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। फिर उसके बाद मेम्ब्रेन में एक NADP रिडक्टेज एंजाइम है, वो एक रिएक्शन कैटलाइज करेगी और NADP प्लस को वो कन्वर्ट कर देगी NADPH में, और एक H पॉजिटिव आयन यहाँ रह गया इस रिएक्शन में। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये तो वाटर की स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन्स जाने लगे, अब केमी ऑस्मोसिस क्या है? बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं इलेक्ट्रॉन चेन के थ्रू तो वो इलेक्ट्रॉन में बहुत अधिक एनर्जी होती है, तो उस चेन के थ्रू जाने में कुछ एनर्जी स्प्लिट होती है, उसकी निकलती है, और उस एनर्जी को यूज़ करके ये BF कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रोमा साइड से कुछ प्रोटॉन्स को पंप करता है ल्यूमेन साइड में, थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में पंप करेगा। तो ये H आयन के कंसंट्रेशन को या प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को ल्यूमेन में इंक्रीज करेगा। दूसरा होगा जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है ऑक्सीजन और प्रोटॉन में, तो ये देखिए ये दूसरी जगह हो गई। तीसरी जगह यहाँ ये जो रिडक्टेज है, यहाँ पर एक H पॉजिटिव आयन है, वो भी इसके अंदर आएगा। तो 3 जगहों से प्रोटॉन्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आयन्स आ रहे हैं। तो ल्यूमेन साइड में, थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है बहुत अधिक हो जाएगा, और ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म करेगा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ल्यूमेन साइड में और इसके मेम्ब्रेन के आउटसाइड में जो स्ट्रोमा की साइड होगी। स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम, मतलब वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव अधिक, यहाँ पर कम, तो एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये प्रोटॉन्स जो हैं ये फिर ट्राई करेंगे कि हम अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएं, मतलब हम फिर स्ट्रोमा में ये प्रोटॉन्स जाएं। तो ये प्रोटॉन्स इस मेम्ब्रेन बैरियर को ऐसे नहीं क्रॉस कर पाएंगे क्योंकि ये इम्परमेबल है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की भी इनर मेम्ब्रेन जो है इम्परमेबल है। तो ये यहाँ पर एक एंजाइम होगा जिसको कहते हैं ATP सिंथेज। ये लॉलीपॉप के टाइप से ये एक थोड़ा सा नॉब टाइप स्ट्रक्चर होगा, ये एक स्टाक होगा। तो स्टाक और इस नॉब को हेड कहेंगे, या हेड कहेंगे या F1 कहेंगे, और इसका जो दूसरा पोर्शन है वो F0 कहा जाएगा। F0 पोर्शन जो है मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेगा। तो ये जो प्रोटॉन हैं इस ल्यूमेन में, ये देखिए ये इसके थ्रू यहाँ से जाएंगे और फिर मैट्रिक्स में आ जाएंगे। जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट ज़्यादा है ल्यूमेन में, तो अधिक ग्रेडियंट होने के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, और जब ये प्रोटॉन्स पास करेंगे तो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, और वो एनर्जी जो रिलीज़ होगी इस एंजाइम के द्वारा कैटलाइज होके ADP से ATP बना देगी। और ये देखिए प्रोटॉन अपना आ गया स्टोमा में। तो एक तरह से इसी चीज़ को जब मेम्ब्रेन के थ्रू इनका फिर से रिटर्न होता है ग्रेडियंट के हिसाब से,
तब ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। इसी को कहते हैं केमिऑस्मोसिस। केमिऑस्मोसिस जो थियरी है वो 1961 में पीटर मिचेल ने दिया था, और 1961 में दे तो दिया, लेकिन एक दशक तक इसको मान्यता नहीं मिल रही थी। और उसके पहले ये विचार था कि जो ये एटीपी का फॉर्मेशन है वो हाई एनर्जी केमिकल ग्रुप्स के ट्रांसफ़र के कारण होता है मेम्ब्रेन के एक तरफ से मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से ये इस्टेब्लिश हो गया कि नहीं, केमिकल ग्रुप के ट्रांसफ़र हाई एनर्जी केमिकल ग्रुप के ट्रांसफ़र से नहीं, उसकी जगह पर कैसे एटीपी बनती है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट में पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज़ होती है और वो एटीपी का फॉर्मेशन कराती है। इसी को केमिऑस्मोसिस कहते हैं। ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जाते हैं और अंत में जो NADPH का फॉर्मेशन होता है उसमें एक तरह से जी स्कीम ये बनाते हैं। जी देखिए इस तरह से आप लिखते हैं ना, तो इस तरह का ये डायग्राम या स्ट्रक्चर बनता है जी।